कभी कभी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की हिम्मत हवा तक नहीं जुटा पाती। आज की कहानी एक ऐसी ही खामोशी और उसके पीछे छिपे एक गहरे दर्दनाक राज की है। ये कहानी है आरव की, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट जो अपनी बेटी को खोने के बाद दुनिया के शोर से दूर सुकून की तलाश में निकला था। उसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे भुतहा घर मोंटे क्रिस्टो होमस्टे की शांति उसे वो सुकून देगी। वो वहां की खामोशी को रिकॉर्ड करने गया था, लेकिन उसकी मशीनों ने जो पकड़ा उसने उसकी दुनिया हिला दी। दीवारों के अंदर से आती एक बच्चे के सिसकने की आवाज। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये घर खाली नहीं है और ये उसके दुख को ही अपना हथियार बना रहा था। आरव के लिए दुनिया आवाजों से बनी थी। वो एक बेहतरीन साउंड डिजाइनर था। बारिश की बूंदों से लेकर हवा की सरसराहट तक वो हर आवाज में एक कहानी सुन लेता था। लेकिन 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में अपनी 8 साल की बेटी सिया को खोने के बाद हर आवाज उसके लिए एक शोर बन चुकी थी। सिया की हंसी, उसकी बातें, उसका पापा कहना, ये सब अब आरव के जहन में एक अंतहीन गूंज बनकर रह गया था। खामोशी उसे काटने को दौड़ती और शोर उसे सिया की याद दिलाकर तोड़ देता था। एक दोस्त ने उसे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे से कस्बे जूना में बने मोंटे क्रिस्टो होमस्टे जाने की सलाह दी। यह हवेली ऑस्ट्रेलिया की सबसे भुतहा जगह के तौर पर बदनाम थी। अफवाहें थीं कि यहां 10 से ज्यादा आत्माएं भटकती हैं, लेकिन आरव को भूतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि रात में यहां एक अजीब भारी खामोशी पसर जाती है। एक ऐसी खामोशी जिसे कोई परिंदा या बाहर का शोर तोड़ नहीं पाता। आरव इसी गहरी खामोशी को रिकॉर्ड करना चाहता था। शायद दुनिया की सबसे गहरी खामोशी सुनकर उसके अंदर का शोर भी शांत हो जाए। उसने हवेली के मालिकों रायन परिवार से एक रात अकेले रुकने की खास इजाजत ले ली। जब आरव वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। विक्टोरियन स्टाइल की वो 2 मंजिला हवेली एक पहाड़ी पर ऐसे खड़ी थी जैसे गुजरे हुए वक्त की कोई उदास गवाह हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। जगह डरावनी नहीं थी, बस अकेली थी। रायन परिवार ने उसे चाबियां देते हुए बस इतना कहा, घर पुराना है, तरह तरह की आवाजें आती हैं, दिल पर मत लेना। आरव बस मुस्कुरा दिया। वो आवाजों के लिए नहीं, खामोशी के लिए जो आया था। रात के करीब 10 बजे आरव ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने सबसे सेंसिटिव माइक्रोफोन और रिकॉर्डर हवेली के अलग अलग हिस्सों में लगा दिए। एक हॉल में, एक डाइनिंग रूम में और एक उन सीढ़ियों के पास जिनके बारे में कई कहानियां थीं। कहते हैं इन्हीं सीढ़ियों से एक छोटी बच्ची गिरकर मर गई थी। कुछ लोग कहते कि उसे नैनी ने धक्का दिया था, तो कुछ कहते कि किसी अनदेखी ताकत ने। आरव ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मकसद तो सिर्फ सन्नाटे को पकड़ना था। सब कुछ सेट करके वो एक कमरे में बैठ गया। हवेली में वाकई एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि आरव को अपने कानों में खून दौड़ने की आवाज तक सुनाई देने लगी थी। घड़ी की टिक टिक भी नहीं थी। वक्त जैसे रुक गया था। उसे यही तो चाहिए था। कुछ घंटे बाद उसने रिकॉर्डिंग रोकी और हेडफोन लगाकर प्लेबैक सुनने लगा। हॉल की रिकॉर्डिंग, खामोशी। डाइनिंग रूम, वैसी ही गहरी खामोशी। फिर उसने सीढ़ियों के पास वाली रिकॉर्डिंग प्ले की। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, और फिर एक बहुत ही हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज, एक सिसकी। आरव ने वॉल्यूम बढ़ाया। ये एक बच्चे के सिसकने की आवाज थी, जैसे कोई दीवार के उस पार रो रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग को कई बार घुमा घुमा कर सुना। ये किसी जानवर या हवा की आवाज नहीं थी, ये एक इंसानी आवाज थी। उसने सोचा शायद बाहर से आई होगी या मशीन में कोई गड़बड़ होगी। उसने इसे एक टेक्निकल ग्लिच मानकर छोड़ने की कोशिश की, पर वो आवाज उसके दिमाग में अटक गई। अगली रात आरव ने अपना पूरा ध्यान सीढ़ियों पर लगाने का फैसला किया। उसने वहां 3 अलग अलग माइक्रोफोन लगाए और इस बार वो खुद भी वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। आधी रात बीत गई, सब शांत था। आरव को लगा कल की आवाज शायद उसके थके हुए दिमाग का वहम ही थी। तभी उसके एक रिकॉर्डर की स्क्रीन पर हरकत हुई। ऑडियो लेवल हिल रहे थे, लेकिन उसे अपने कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने फौरन हेडफोन लगाए।
इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। एक बच्ची धीरे धीरे रो रही थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर रोने के बीच एक टूटा हुआ शब्द सुनाई दिया, पा पा। यह शब्द एक तीर की तरह आरव के सीने में जा लगा। यही तो वो शब्द था जिसे सुनने के लिए उसके कान 6 महीनों से तरस रहे थे। सिया उसे बिल्कुल ऐसे ही बुलाती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हेडफोन उतार फेंके। क्या ये उसका दिमाग है? क्या उसका दुख इतना गहरा हो गया है कि उसे वो आवाजें सुनाई दे रही हैं जो वो सुनना चाहता है? उसने खुद को संभाला और फुसफुसाया, कौन हो तुम? हेडफोन के अंदर खामोशी। उसने फिर पूछा। सिया की याद में उसकी आवाज भर्रा गई थी, क्या तुम खो गई हो? कुछ पल के सन्नाटे के बाद एक और सिसकी सुनाई दी और फिर एक लड़की की बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज। उसने धक्का दिया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये उसका वहम नहीं था, ये एक ईवीपी था, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन। एक ऐसी आवाज जिसे इंसान के कान नहीं, सिर्फ मशीनें पकड़ सकती हैं। और वो आवाज उससे बात कर रही थी। क्या ये उसी बच्ची की आत्मा थी जिसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था? अब आरव का मकसद बदल चुका था। वो यहां खामोशी रिकॉर्ड करने नहीं आया था। उसे अब इस आवाज का सच जानना था। उसे लगा कि शायद कायनात उसे कोई इशारा दे रही है। शायद वो इस अनजान बच्ची की मदद करके अपने दर्द को कम कर सकता है। उसने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी वो सिया के बारे में सोचता, जब भी उसका दुख गहरा होता, रिकॉर्डर पर उस बच्ची के रोने की आवाज तेज हो जाती। उसे एहसास हुआ कि ये घर या इसमें मौजूद शक्ति उसके दुख को महसूस कर सकती थी। वो उसके दर्द से ऊर्जा खींच रही थी। रात में वो फिर सीढ़ियों के पास बैठ गया। इस बार उसने सिया की एक तस्वीर निकाल ली और उसे देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं सिया, वो फुसफुसाया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक बर्फीली ठंडक घुल गई। आरव ने देखा कि उसके सामने सीढ़ियों की रेलिंग पर भाप से बनी छोटी छोटी उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई बच्चा उसे पकड़कर खड़ा हो। और फिर उसने वो आवाज अपने कानों से सुनी, बिना किसी हेडफोन के, एक बच्ची की सिसकी जो ठीक उसके बगल से आ रही थी। अब उसे समझ आया, ये घर उसे दिलासा नहीं दे रहा था, ये उसके दुख का इस्तेमाल कर रहा था। ये उसे उस पुराने अनसुलझे पाप का हिस्सा बना रहा था। वो बच्ची अकेली थी और अब घर आरव के दर्द को जरिया बनाकर उस आत्मा को और मजबूत कर रहा था। आरव अब जुनून और डर के बीच फंस चुका था। एक तरफ वो उस घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगता था कि शायद वो उस बच्ची को शांति दिला सकता है। वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़ा हो गया, ठीक उसी जगह जहां से उस बच्ची को गिराया गया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे बताओ क्या हुआ था? नीचे हॉल में अंधेरा और गहरा गया। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। बैल्कनी की तरफ, जहां से कभी एक नौकरानी ने कूद कर जान दे दी थी, उसे एक औरत का धुंधला सा साया एक पल के लिए दिखा और गायब हो गया। बच्ची के रोने की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द और गुस्से से चिल्ला रही हो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सिया का चेहरा घूम गया। तभी उसे अपनी पीठ पर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे आगे धकेल दिया हो। आरव का संतुलन बिगड़ा और वो आगे की ओर गिरा। गिरते गिरते उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जैसे हलक में आ गया था। वो हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर। जब उसने पीछा मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वही बर्फीली खामोशी। और उसे एक पल में आरव सब कुछ समझ गया। ये घर किसी की मदद नहीं करता, ये किसी को शांति नहीं देता, ये सिर्फ अपने दुखों को बार बार दोहराता है। ये आत्माएं मदद नहीं मांग रही थीं, वो एक नया साथी ढूंढ रही थीं। घर चाहता था कि आरव भी उन्हीं सीढ़ियों से गिरे और उसी दर्द का हिस्सा बन जाए। एक और बाप अपनी बच्ची के गम में उसी जगह जान दे दे, ताकि हवेली की दीवारों में एक और दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए कैद हो जाए। आरव ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपना सारा सामान समेटा और उस हवेली से बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो रात भर गाड़ी चलाता रहा, उस जगह से, उस आवाज से और उस खौफ से दूर। उसने मोंटे क्रिस्टो में रिकॉर्ड की गई सारी फाइलें डिलीट कर दी। वो उन सिसकियों को फिर कभी नहीं सुनना चाहता था। वो सुकून की तलाश में गया था, पर उसे समझ आया कि कुछ जगहें सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि छीनने के लिए बनी होती हैं। लेकिन कभी कभी, आज भी जब वो अपने स्टूडियो में गहरी खामोशी में बैठा होता है, तो उसे एक बच्ची के सिसकने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो नहीं जानता कि ये मोंटे क्रिस्टो की यादें हैं या उस घर की उदासी का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उसके साथ लौट आया है। आपको क्या लगता है?
क्या आरव उस आवाज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाया, या वो आत्मा आज भी उसके दुख के सहारे उससे जुड़ी हुई है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली अनसुनी कहानी।